आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक शर्मा, दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे 54th वेबिनार में, जो कि है एनीमिया के ऊपर, खासकर न्यूट्रिशनल एनीमिया के ऊपर। हम लोग बहुत सारे ऑलरेडी वेबिनार्स कर चुके हैं और पूरे लॉकडाउन से, क्योंकि वेबिनार्स इतने फेमस हुए हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो लोग आज हमारे साथ नए हैं, क्योंकि ये जो वेबिनार है ये फेसबुक पर भी लाइव हो रहा है, तो जो लोग हमारे यहाँ पे नए हैं, मैं उन लोगों को बताता हूँ कि दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन 1932 में डॉक्टर युद्धवीर सिंह सर द्वारा बनाई गई थी। 1932 से लगातार दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन होम्योपैथी के प्रमोशन के लिए काम कर रही है। हमेशा एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया है कि होम्योपैथी की बहुत अच्छी और जी नया एडमिशन होना हम जी लोग पता कर जितने भी ऐसे या CME है लगातार 1932 से करते आ रहे हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी एक्टिविटी हैं जो दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन करती आ रही है, जैसे हेल्थ कैंप्स हो गए। हर एक होम्योपैथी फील्ड में जो भी एजुकेशन से रिलेटेड वर्क्स हैं, वो सब सेमिनार्स वेबिनार्स आज के टाइम में। तो दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। मीटिंग की शुरुआत करने से पहले मैं अपने प्रेसिडेंट सर डॉक्टर युधिष्ठिर सिंह सर से अनुरोध करूंगा कि आप सबका वेलकम करें। सबसे पहले मेरा सबको नमस्कार। DHMA के पैटर्न डॉक्टर VP सिंह, आज की स्पीकर डॉक्टर नीता राधाकृष्णन जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अवनीत कौर, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर योगेंद्र त्यागी, डॉक्टर श्वेता सिंह, हमारे जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर दीपक शर्मा, कार्यकारिणी के सभी सदस्य, DHMA के सभी सम्मानित सदस्य। आज DHMA की 54वीं वेबिनार में मैं डॉक्टर युधिष्ठिर सिंह DHMA की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वेबिनार में चर्चा का विषय है न्यूट्रिशनल एनीमिया इन चिल्ड्रन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आज की जरूरत भी है, क्योंकि एनीमिया बच्चों में बहुत देखने के लिए मिल रहा है। आज बच्चों को खिलाने के लिए पेरेंट्स के पास कोई कमी नहीं है, मगर बच्चे खाते नहीं है और पेरेंट्स जानते ही नहीं है कि क्या खिलाना है और क्या नहीं खिलाना है। इसी पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर नीता राधाकृष्णन जी, और मैं एक बार फिर उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी मीटिंग में। और डॉक्टर दीपक शर्मा से मैं अनुरोध करता हूं कि आगे की कार्रवाई चलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं स्पेशल थैंक्स बोलूँगा डॉक्टर मनीष शर्मा सर का, जिनकी वजह से आज डॉक्टर नीता राधाकृष्णन मैम हमारे साथ में हैं। डॉक्टर नीता राधाकृष्णन के बारे में मैं जानकारी देता हूँ, हालांकि बहुत बड़ी जानकारी है मैम के बारे में। डॉक्टर नीता राधाकृष्णन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट इंचार्ज ऑफ पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी in super specialty pediatric hospital and PG training institute, an autonomous institute, government of UP, Noida. She is a fellowship in hemostasis and thrombosis from University of Milan, fellowship in pediatric hematology oncology, MD pediatrician from University of Kerala. She is a vice president, Indian Society of Primary Immune Deficiency, ISPID, nodal officer, NHM hemophilia thalassemia services, Gautam Budh Nagar, executive member, INPOG and PHO chapter of IHP, sub editor, PHOJ, special edition, SIOP Asia 2020, special section editor of pediatric hematology oncology journal. And she also published 42 peer publications हैं इनके। और मैम के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी हैं। डॉक्टर मनीष का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आज मैम से मुलाकात की है। और आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं वो है न्यूट्रिशनल एनीमिया। न्यूट्रिशनल एनीमिया सिर्फ बच्चों में नहीं, आजकल बड़ों में भी बहुत ज़्यादा मिलने लगा है। और दूसरी बात, हम लोग ये भी जानते हैं कि सिर्फ एनीमिया है जो बहुत सारी बीमारियों को जनरेट करता है। इवन बहुत सारे लोगों में सिर्फ गुस्सा, अगर हम सिर्फ बात करें कि चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये भी एनीमिया का एक सिम्टम है। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग जरूर ये चेक करते हैं कि इनका हीमोग्लोबिन कैसा है, हालांकि बहुत कॉमन सी चीज़ है। आज इस वेबिनार में हम लोग न्यूट्रिशनल एनीमिया के बारे में जानेंगे डॉक्टर नीता से। और ये वेबिनार सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं। यहाँ पर किसी टाइप का हम कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हैं या किसी को एडवाइस नहीं कर रहे हैं कि आप कोई भी मेडिसिन लेकर के आप अपने आप परचेज ना करें।
डॉक्टर की सलाह से लें। ये वेबिनार क्योंकि फेसबुक पर भी लाइव है, सभी लोग हमारे साथ में हैं। इस वेबिनार सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा हमारी आज की स्पीकर डॉक्टर नीता राधाकृष्णन मैम से। मैम आपको नमस्कार, और आप अपनी प्रेजेंटेशन प्लीज शुरू करें क्योंकि सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। Thank you, Dr. Manish, Dr. Deepak Sharma for the kind invitation, and thank you to Dr. Yudhishthir, and thank you to all the people who have joined. आज मैं कोशिश करूंगी कि न्यूट्रिशनल एनीमिया के बारे में बात करूं, और जैसे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्योंकि डिफरेंट स्ट्रीम से है तो थोड़ा बहुत सारे चीजें सिमिलर है, तो वो आपको हमें समझ में आनी चाहिए, और हम लोग मिलके काम करेंगे तो ये न्यूट्रिशनल एनीमिया ऐसी चीज है जो हम हमेशा के लिए कंट्रोल में ला सकते हैं। बहुत सालों से एनीमिया प्रेवलेंट है इंडिया में। बाहर के कंट्री से कंपेयर करेंगे तो इंडिया में बहुत ज्यादा है एनीमिया, खून की कमी। और ये क्यों हो रही है, इतने सालों से हम इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए, और आगे जाके हम क्या करने से इसमें फायदा हो सकती है, ये चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। तो मैं अपना स्लाइड्स शेयर कर रही हूँ। आवाज सुनाई दे रहा है ना ठीक से? बहुत अच्छे। ठीक है। तो खून की कमी, तो मैं इस हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। जैसे अभी डॉक्टर दीपक ने बोला, ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी का एक इंस्टीट्यूट है, पीडियाट्रिक इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे खून की और कैंसर्स के विभाग में मैं काम कर रही हूँ। तो बच्चों में सबसे कॉमनली पाया जाने वाला कंप्लेंट है एक्चुअली एनीमिया। एनीमिया एक बीमारी नहीं है, एनीमिया एक लक्षण है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स में एनीमिया एक लक्षण की तरह हमारे सामने आएंगे। तो हमारा काम क्या है, बच्चा जब हमारे सामने है उनको देख के क्यों इनके अंदर एनीमिया है पता करे। और बहुत ज्यादातर हिस्ट्री और एक बार देखने से बच्चे ज्यादातर केसेस में हम पता चल जाती है। और अगर पता नहीं चला तो कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन, कभी कभी और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो इंडिया में जो NFHS है, नेशनल हेल्थ सर्वे है इंडिया का, तो वो जो सर्वे में जनरली 58 अराउंड 60% बच्चों में 6 महीने से 60 महीने की उम्र के अंदर लगभग 60% बच्चों के अंदर एनीमिया है। एनीमिया मतलब खून की हीमोग्लोबिन की लेवल कम है। पर इसके अलावा जैसे बहुत सारे बच्चों में हीमोग्लोबिन का लेवल तभी कम होती है जब शरीर में आयरन वगैरह बहुत ज्यादा कम हो गया हो। तो उसके पहले ही आयरन डेफिशिएंसी बहुत बच्चों में रहते हैं, उसके बाद जाके एनीमिया लक्षण आएंगे। तो अगर आयरन डेफिशिएंसी अगर आप देखेंगे तो लगभग 80-90% लोगों में आयरन की कमी शरीर में होगी, और उनमें से 60% लोग बच्चों में एनीमिया बाहर आपको दिखने लग जाएंगे। तो ये कभी भी एक बीमारी नहीं है, ये लक्षण है। और हमें देखना है कि क्या फैक्टर्स है, डाइट में क्या फैक्टर है, हिस्ट्री में क्या फैक्टर है, परिवार में क्या फैक्टर है जिस वजह से ये हुई है, और इसको आगे ठीक करने से। दवाई देना बहुत आसान काम हो गया, पर दवाई देने से दवाई हम कितने महीने देंगे, हम 3 महीने देंगे, 6 महीने देंगे, है ना। तो उसके बाद ये आगे नहीं होना है, तो वो उसका जड़ से मिटाने का तरीका यही है कि हम अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करें और इसको हम आगे वो फॉलो करें, फैमिली पूरा ही ये फॉलो करे। और बहुत सारे केसेस में परिवार में ये समझाना बहुत जरूरी है। और मैं सबसे कॉमनली क्या यूज करती हूँ, पेरेंट्स को ये बताती हूँ कि खून की कमी अगर ग्रोइंग एज में होती है तो उससे सीधे ब्रेन डेवलपमेंट में इफेक्ट होती है। तो हमें बहुत ध्यान रखना है उस उम्र में, एटलीस्ट टिल 2 to 3 years ऑफ एज, बहुत ध्यान रखना है कि खून की कमी ना रहे। बिकॉज वो एक बार ब्रेन की डेवलपमेंट कम हो गया, फिर वही उतना ही डेवलप ब्रेन के साथ हमें फुल लाइफ आगे जीनी है। तो अगर आपको बच्चा बहुत ही एक्टिव बच्चा, स्कूल जाने में अच्छे से, पढ़ाई में, मैथमेटिक्स में, हर चीज में अच्छे से, आर्ट्स में, हर चीज में परफॉर्म करने वाला बच्चा चाहिए जो आगे बहुत अच्छे से रहे लाइफ में, तो आपको इस टाइम पे ध्यान देना है। तो ये जनरली सब माँ बाप के लिए बहुत इंटरेस्ट वाली चीज है और वो सुन भी लेते हैं, और इसके लिए दवाई लेना और फॉलोअप पे आने में वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करते। तो हमारे शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स है, लाल कण होती है शरीर खून में, तो वो लाल कण के अंदर होती है हीमोग्लोबिन। ये लाल कण के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर रहता है, और ये हीमोग्लोबिन में 4 ग्लोबिन के 4 कलर की जो चेन्स होती है वो ग्लोबिन चेन्स है। और इसके अलावा जो अंदर छोटा सा दिख रही है वो हीम करके बोलते हैं, और हीम में जो रेड डॉट है वो आयरन है। अब ये हीम हमें क्यों चाहिए, ये ऑक्सीजन को बाइंड करके रखते हैं, और ये बाइंड करने के वजह से रेड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन रहती है, और यही ऑक्सीजन हमारे शरीर में हर टिश्यू में जाएंगे।
चाहे मसल्स को काम करना हो, ब्रेन को काम करना हो, हार्ट को काम करना हो, कोई भी ऑर्गन काम करना है तो ये ऑक्सीजन पहुंचना जरूरी है। इसीलिए शरीर में जब ऑक्सीजन कम होती है, शरीर के सारे ऑर्गन्स काम छोड़ते हैं, इसी वजह से, है ना। तो हमने अभी कोविड का भी हम सुन रहे हैं कि कुछ लोगों में फेफड़ों में इतना प्रॉब्लम आती है कि शरीर में ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो वो ऑक्सीजन हर टिश्यू को पहुंचना बहुत जरूरी है, और वो ऑक्सीजन तभी पहुंचेंगे जब शरीर में हीमोग्लोबिन अच्छे से बने रहे। तो ये हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए आयरन बहुत जरूरी है, और ये ग्लोबिन चेन्स और के प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए विटामिन B12 और फॉलिक एसिड बहुत जरूरी है। तो ये 3 धातु है, मिनरल्स है, जो हमें बॉडी में बहुत जरूरी है। एक आयरन है, एक विटामिन B12 है, एक फॉलिक एसिड है, और इन तीनों की कमी में शरीर में न्यूट्रिशनल एनीमिया हो सकती है। तो नॉर्मली अडल्ट मेल्स में हीमोग्लोबिन रफली 14 to 17 रहती है, एंड अडल्ट फीमेल्स में रफली 12 to 15 रहते हैं। पर बच्चों में हम हमेशा ये एक कट ऑफ नहीं बोलते, हमेशा हम उम्र के हिसाब से कट ऑफ, हमारा सारे ही पैरामीटर्स में ऐसे होते हैं। तो स्पेशली हीमोग्लोबिन में, तो हीमोग्लोबिन में बच्चों में जनरली जो नंबर हम फॉलो कर रहे हैं, ये WHO का दिया हुआ है। 11 ग्राम से ऊपर है तो नॉर्मल माना जाता है, और 11 से कम है तो उसको एनीमिया माना जाता है। तो एनीमिया में अगेन माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर हम बोल सकते हैं कि एनीमिया के लेवल के ऊपर। अगर हीमोग्लोबिन 7 से नीचे है तो उसको हम सिवियर एनीमिया बोलते हैं, और 7 से 10 है तो मॉडरेट, और 10 से 11 के बीच में है तो माइल्ड एनीमिया बोलते हैं, और जनरली 11 के ऊपर को हम नॉर्मल बोलते हैं। ये हो गया 60 से 6 महीने से 60 महीने की उम्र तक, और 60 महीने के बाद जैसे 5 साल से 11 साल तक 11.5 हो गया, और 12 से 14 साल के बीच में 12 हो गया, और वो ही 12 हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं फीमेल्स में। और मेल्स में, जब एडल्ट मेल्स में, वो बढ़ के 14 to 17 हो जाते, यूजुअल नॉर्मल वैल्यू, बट एनीथिंग अबाउ 13 नॉर्मल हम मानेंगे। तो ऐसे हम माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर बोलेंगे। तो हमेशा हमारे क्लिनिक में जो बच्चे आ रहे हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन 11 से कम आ गया तो हमें पता है कि ये एनीमिया है। तो ये तो बहुत क्लियर कट हो गया। और बड़े बच्चे जैसे एडोलेसेंट, टीनेज वाले बच्चे जो आते हैं, उनके अंदर 12 से कम है तो वो भी एनीमिया मान के चलना चाहिए, और उसी का आगे कारण देखना है और उसको हमें ट्रीट करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव है एनीमिया कंट्रोल करने के लिए। जो अभी चल रही इनिशिएटिव, उसका नाम है अनीमिया मुक्त भारत। बहुत सालों से चल रहा है, गवर्नमेंट बहुत तरीके से ट्राई कर रहा है कि एनीमिया कम हो जाए सोसाइटी में, बिकॉज एनीमिया का जनरेशन्स में असर पड़ती है। तो बट अभी भी जो डेटा है उसमें आप पहले भी दिखाया था, अराउंड 55 to 60% बच्चों में, रिप्रोडक्टिव एज में जो औरतें हैं उनके अंदर, एडोलेसेंट बच्चों में, और प्रेग्नेंट लेडीज में आधे से ज्यादा ऑलरेडी एनीमिक है। तो बहुत ज्यादा नंबर्स है एनीमिया के लिए, और इनको आइडेंटिफाई करना और ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हमने ट्रीट नहीं किया तो क्या होता है कि वही बच्चा बड़ा होके अगले जनरेशन को पैदा करेंगे, और अगले जनरेशन में यही प्रॉब्लम रहेंगी, और आगे आगे जाके जनरेशन्स में ग्रोथ और डेवलपमेंट कम होता जाएंगे। तो जब भी एक प्रॉब्लम 40% से ज्यादा कम्युनिटी में रह रही है तो उसको हम सिवियर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बोलते हैं, और जब ये 50-60% हमारे सालों से चल रही है तो ये एनीमिया इंडिया के लिए एक सिवियर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम हो गया। थोड़ा बहुत फर्क हुई है, 10-10 साल जो डेटा निकलती है, 10-10 साल की डेटा है। अब ये NFHS 3 2005 to 6 का था, और 4 2015 to 16 का था। तो अगर आप देखेंगे थोड़ा फर्क तो जरूर हुई है गवर्नमेंट इफेक्ट में, पर अभी भी आधे से ज्यादा बच्चों में एनीमिया एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो जैसे मैंने बोला, एनीमिया, अब प्रेग्नेंट लेडी, हम सोचते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर एनीमिया है। अब प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जब एनीमिया होती है, उनका बच्चा छोटा हो जाता है, और उनका बच्चा प्रीटर्म होता है, टाइम से पहले डिलीवरी हो जाती है। तो उसके वजह से उनका, और उनके अंदर अगर एनीमिया रहती है, अगर हमने उस टाइम पे भी आयरन सप्लीमेंट नहीं किया, और बच्चा ऐसे ही चले, खाना पीने से जो आयरन मिल रहा है बस वही चला के रखा है, और आयरन हमने सप्लीमेंट नहीं किया, उनका डाइट अच्छा नहीं है, तो ये मेंटल डेवलपमेंट उनका कम हो रही है, उनका ग्रोथ कम हो रही है, उनको फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शंस होंगे, और बच्चा ओवरऑल छोटा हो जाता है, हाइट कम हो जाती है। और अगर ये लड़की है तो उनका ग्रोथ कम रहेंगे, और बड़े उम्र में जैसे टीनेज एज में भी इनका ग्रोथ कम हो जाता है, काम करने की क्षमता कम हो जाती है। और जब ये प्रेग्नेंट हो जाएंगे
प्रेगनेंसी के टाइम के कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाते हैं, जैसे अबॉर्शन वगैरह होने का चांस भी बढ़ जाती है, और इनका बच्चा फिर से लो बर्थ वेट होने का चांस भी है। और ये अगर लड़का है यहाँ पे, और ये लड़का भी काम करने की क्षमता उनके अंदर कम होती है, फिजिकल काम करना नहीं जानता, और पढ़ने में, काम करने में, जैसे पढ़ाई वगैरह में भी कहीं पीछे को रहेंगे। तो ये सारा ही ऐसे पीढ़ियों से आते हुए प्रॉब्लम है, और ये हमें कहीं ना कहीं इसको खत्म करना है, इसको रोकथाम करनी है। तो इसलिए सबकी एफर्ट उसमें बहुत जरूरी है। और आयरन जब प्रेगनेंसी में नहीं होता, डेवलपिंग ब्रेन के अंदर, जैसे मान लो बच्चा पैदा होने के बाद हम आयरन दे देंगे, बट उससे भी फायदा नहीं है। मदर को आयरन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आयरन सीधे जो फीटस है, जो बेबी अंदर बन रही है, और उनके ब्रेन के अंदर इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाएंगे। एक बार हो जाए तो बहुत सारी चीजें हम वापस नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि प्रेगनेंसी और इन्फेंसी, उस पीरियड में हमें आयरन सप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। तो आयरन जो हमारे खाने से मिल रहे, जैसे हम नॉनवेज खाते हैं या वेजिटेरियन खाने में पालक हो गया, फ्रूट्स हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें अभी मैं दिखाऊंगी। जो भी खाना हम खा रहे हैं वो सीधे स्टमक में आ रही है, और स्टमक के अंदर से ये आयरन एब्जॉर्ब हो रही है। गैस्ट्रिक एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और गैस्ट्रिक एब्जॉर्प्शन के बाद जैसे ये आयरन की बात हो गई, बाकी B12 वगैरह एब्जॉर्ब होती है लार्ज इंटेस्टाइन से, ये टर्मिनल आइलियम जो एरिया है यहाँ से एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये पूरा गैस्ट्रिक सिस्टम भी ठीक रहना उसके लिए बहुत जरूरी है। एक बार एब्जॉर्ब हो जाती है, ब्लड में आ जाती है, तो हमारे शरीर में जहाँ खून बनती है वो मज्जा या बोन मैरो में बनती है। लंबे हड्डियों के अंदर, कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है बोन मैरो, वहां पे सीधे वो चले जाते हैं, और वहां से वो खून बनने में मदद करती है। तो ये मैंने सोचा एक कॉमन सा एक एग्जाम्पल भी दे दूं बात करते करते। तो एक 9 मंथ का बेबी है, कुछ महीने पहले देखा था मैंने। तो ये बेबी नॉर्मल दिल्ली से आ रहा है, मिडिल क्लास फैमिली में है, ऐसे कोई पॉवर्टी नहीं है फैमिली में। 2.9 बर्थ वेट था बेबी का, ऐसे कोई न्यूबॉर्न पीरियड में प्रॉब्लम नहीं था। थोड़ा सा सर्दी जुकाम बुखार था, 3 दिन बुखार रहा, तो फिर पीडियाट्रिशियन के पास गए, और पीडियाट्रिशियन ने देखा तो बच्चे को पैलर था, या जैसे देखने में भी एनीमिक लग रहे थे, और बच्चे का हाइट वेट जैसे 9 महीने के लिए थोड़ा ऑन द लोअर साइड चल रही है, बहुत ज्यादा लो भी नहीं बोल सकते। तो हीमोग्लोबिन कराया, बिकॉज वो फीवर के लिए इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तो उसके साथ साथ एक कंप्लीट ब्लड काउंट उन्होंने कराया। तो ब्लड काउंट में आया हीमोग्लोबिन 9.4। तो हमने बोला ये उम्र 9 महीने का है ना। 6 महीने के बाद जो भी बच्चा है, 6 महीने से 60 महीने के अंदर हीमोग्लोबिन का कट ऑफ हम 11 रखते हैं। तो ये बच्चे को 9.4 आ गया। तो ये पीडियाट्रिशियन उस बुखार के इलाज किया, और बुखार भी ठीक हो गया 2 दिन पर। ये पॉइंट पे हमें पकड़ना, ये खाली अगर इन्फेक्शन के लिए भी आया हो बच्चा आपके पास, फिर भी उस टाइम पे एनीमिया पकड़ में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस करेंगे तो अगले 3-4 महीने में ये हीमोग्लोबिन 7 हो जाएंगे, और थोड़े दिन और के बाद हीमोग्लोबिन 5 हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे जैसे हर महीने में अपने सेंटर में एटलीस्ट एक बच्चा देखती हूँ जिसका हीमोग्लोबिन 3 ग्राम से कम है। 1 ग्राम, 0.8 ग्राम पे हीमोग्लोबिन पे बच्चे आते हैं, मतलब जस्ट जान जाने की स्थिति में आते हैं, और वो भी न्यूट्रिशनल एनीमिया। तो कभी हमें लगता है कि और कोई प्रॉब्लम हो, बोन मैरो में प्रॉब्लम, बोन मैरो करने की जरूरत है करके, बट मैंने मेजॉरिटी ऐसे जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन आते भी है, उनमें से काफी बच्चे खाली आयरन और B12 की कमी की वजह से ही हो रही है, और वो विथ ट्रीटमेंट वो ठीक भी हो जाता है। तो बहुत ज्यादा ध्यान देना है इस विजिट के लिए, क्योंकि अगर ये विजिट हम इग्नोर करेंगे तो ये आगे आगे ये बढ़ेगी, और ये बढ़ बढ़ के प्रॉब्लम में जाएगी। तो ये इस टाइम पे बच्चे को कोई सिम्टम नहीं है एनीमिया का, जस्ट डॉक्टर को लगा पैलर और इन्वेस्टिगेशन में पैलर आ गया, ये बहुत अच्छा टाइम है। हमें ये होना नहीं चाहिए था, अगर अच्छे से हम सप्लीमेंट कर लेते पहले से, ये होता भी नहीं। पर अगर हो गया, माइल्ड एनीमिया है या मॉडरेट एनीमिया है, फिर भी हमें पकड़ में लाना है और उसको ट्रीट करना है। तो हम लोग सीबीसी जब देखते हैं उसमें एक पैरामीटर और हम देखते हैं, उसको बोलते हैं मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, रेड सेल का साइज देखते हैं हम। तो ये 69 फेम्टोलीटर्स इसमें आ रही है। तो जनरली ये 70-75 के ऊपर रहती है नॉर्मल में। तो 69 को हम माइक्रोसाइटोसिस या छोटे सेल्स मानते हैं, स्मॉल रेड सेल्स हो गया। नॉर्मोसाइटिक मतलब नॉर्मल रेड सेल्स हो गया, एंड मैक्रोसाइटिक मीन्स लार्ज रेड सेल्स। तो एम से हम जैसे ओपीडी में बैठे बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन हम करते भी नहीं है एनीमिया में। एनीमिया इतना कॉमन एक कंप्लेंट है, जैसे बच्चे ज्यादातर हमारे पास
आजकल कम भी आते हैं क्योंकि पीडियाट्रिशियंस ही ट्रीट करके भेजते हैं। तो मेरे पास बहुत ही कम बच्चे आते हैं, या तो उन्होंने ट्रीट किया, एनीमिया ठीक नहीं हुआ, 2 महीने देखा, उन्होंने रेस्पॉन्स नहीं आया, या बहुत ही सीवियर एनीमिया है तभी हमें रेफरेंस मिलती है आजकल। तो ये सब नॉर्मली ओपीडी प्रैक्टिस में देख के करने वाली चीज हो गई। तो अगर एमसीवी कम आ गया तो उसमें आयरन डेफिशिएंसी इज द मोस्ट कॉमन कॉज इन नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन में। क्योंकि बीटा थैलेसीमिया क्या कैरियर स्टेज भी होती है, तो वो भी आपको मन में रखना होगा। अरे बच्चे को आपने आयरन दिया और ठीक नहीं हो रहा, बढ़ नहीं रहा है, तो बीटा थैलेसीमिया का कैरियर है कि माइनर वाला है कि नहीं देखना जरूरी है। और ये जो मैक्रोसिटिक एनीमिया जिसमें एमसीवी ज्यादा आएंगे, जैसे इस रिपोर्ट में जैसे 60 था, ये 69 था, ये अगर आपका बढ़ के मान लो 100 में आ रही है तो उसका मतलब है ये मैक्रोसिटिक एनीमिया है। और मैक्रोसिटिक एनीमिया B12 डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, ये दोनों में होती है, और भी कारण में होती है, बट जनरली दीज आर मोस्ट कॉमन। जो रेड में हाईलाइट किया हुआ है वही कॉमन कासेस है। तो जैसे मैंने बोला ये कोई भी एज में आ सकती है और हर उम्र में इनकी सिम्टम्स अलग अलग होती है। शरीर में हमें 10 से 15 मिलीग्राम मतलब जैसे 1 टीस्पून 5 ग्राम का होता है। एक छोटा सा टीस्पून जो हम चीनी लेते हैं चाय बनाने के लिए, वो वाली चीनी का टीस्पून 5 ग्राम्स है। तो हमें कितना चाहिए आयरन? खाली 10 to 15 मिलीग्राम। बहुत ही छोटा डोज हमें चाहिए डेली, पर इतना भी हमें मिलता नहीं है खाने से, क्योंकि या तो हम ठीक से खा नहीं रहे हैं, या फिर खाने के साथ हम ऐसे चीजें और खा रहे हैं जो ये वाले खाने में जो आयरन है उसको अब्जॉर्ब नहीं करने देते। तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे तो ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए हम मिटा सकते हैं। तो बच्चों में है एनीमिया क्यों होती है, न्यूट्रिशनल एनीमिया क्यों होती है बच्चों में इतना ज्यादा? या तो दूध है सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के जमाने में, क्योंकि हम बहुत ज्यादा दूध पे फोकस रहते हैं। तो जब दूध ज्यादा बच्चों को पिलाया जाता है, बाकी खाना खाने की इंटरेस्ट कम हो जाती है बच्चे को। और बाकी खाने से भी दूध के अंदर जो चीजें हैं, प्रोटीन तो है उसके अंदर, और भी अच्छे अच्छे बहुत सारी चीजें हैं, बट आयरन के खिलाफ है दूध और आयरन उल्टा काम करता है। तो दूध के साथ आप अब आयरन दवाई भी आप दूध के साथ देंगे तो एब्जॉर्प्शन बहुत कम है। तो दूध देने के बाद कोई भी खाना देंगे जिसके साथ आयरन है तो वो एब्जॉर्ब नहीं होता। तो ज्यादातर बच्चों में हम यही देखते हैं कि मिल्क बेस्ड डाइट होती है। तो ज्यादातर हम पेरेंट्स से पूछेंगे आपके बेबी को आप कितना दूध दे रहे हो दिन में, तो वो बोलेंगे हम 1 किलो खरीदते हैं या 1.5 किलो खरीदते हैं, मतलब खुशी खुशी बोलते हैं कि हम 1.5 किलो दूध एक दिन दे रहे करके, है ना। तो वो प्रॉब्लम है, 1.5 किलो दूध की वजह से वो बच्चे को और कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा होगा, और इसी कारण आगे और खाना भी कम हो गया, बच्चा पेट भर गया तो बच्चा भी खुश, मम्मी भी खुश। इस चीज में प्रॉब्लम क्या हो रही है, हीमोग्लोबिन घट रही है और ब्रेन का डेवलपमेंट घट रही है ना। तो ये इसलिए डाइटरी फैक्टर्स हमें देखना होता है। 6 महीने के बाद 6 महीने तक खाली माँ का दूध पिलाना है और 6 महीने के बाद बाकी खाना शुरू करना है, यही हम सबको सिखाते हैं। और इस टाइम पे कभी बहुत सारे बच्चे 6 महीने के बाद भी खाली माँ के दूध पे रहते हैं, मदर्स का कंप्लेंट है और कुछ खाता ही नहीं है करके, है ना। तो वो उसकी वजह से भी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की क्वांटिटी कम होने की वजह से, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की अच्छाई क्वालिटी कम होने की वजह से भी, डाइटरी फैक्टर्स की वजह से शरीर में न्यूट्रिशनल एनीमिया होती है। बाकी प्रीटर्म बच्चे जो जन्म से डेट से पहले पैदा हुआ या लो बर्थ वेट बच्चे, इन दोनों में आयरन की कमी होती है, क्योंकि इनके अंदर आयरन स्टोर्स जो मम्मी से मिलने थे। तो जब प्रेग्नेंट होती है प्रेग्नेंट लेडी का जो 3rd ट्राइमेस्टर, जो 7, 8, 9 महीने के जो टाइम पे प्रेगनेंसी है, उसी टाइम पे सारा जो आयरन है जो मदर से बेबी के अंदर जाता है। तो उस टाइम से आप डेट के पहले पैदा होता है बच्चा, जो 30 हफ्ते पे पैदा हुआ या 8 महीने में पैदा हुआ, तो उनके अंदर वो मदर से जो ट्रांसफर होनी थी वो हुआ नहीं है, और इस वजह से इनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी बहुत जल्दी हो जाती है। और थोड़े बड़े बच्चों में पेट में कीड़े होने की वजह से, वर्म्स होने की वजह से जरूर होती है। और कुछ बच्चों में काउस मिल्क पीने से काउस मिल्क से एलर्जी हो जाती है, उस वजह से भी शरीर में आयरन होती है। तो ये जो इतना बोला मैंने, ये बहुत कॉमन कॉजेस है। और कुछ बच्चों में आयरन और भी कारण से होती है, जैसे ब्लीडिंग हो रही है या पेट में और अलग तरीके के इन्फेक्शन जैसे जियार्डियासिस हो रही हो या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ऐसे कुछ रेयर कॉजेस भी होती है जो हम देखते हैं जब हमें कॉमन कंडीशंस के लिए हम पहले देखते हैं। अगर रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो हम आगे उसको इवेल्युएट कर दें। और सबसे वल्नरेबल एज क्या है? 0 to 3 years, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसी टाइम पे ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है, तो इस टाइम पे फोकस करना बहुत जरूरी है। और 11 to 16 years या टीनेज ग्रुप है, जहाँ पे भी
एनीमिया होने का चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि शरीर उस टाइम पे बहुत ग्रो कर रहा है। बॉडी का जो ग्रोथ स्पर्ट है, बच्चे को मतलब लड़के लड़कियां दोनों को हाइट बढ़ती है एकदम से इस टाइम पे, तो बॉडी की जरूरतें ज्यादा हो गई है उस टाइम पे। तो इस वजह से भी अगर आप वही खाना खिलाएंगे जो आप 5 साल में खिलाते थे, तो जरूर उसमें आयरन डेफिशिएंसी होने का चांस होगा। एंड एक दूसरा कॉज ये है कि लड़कियों में इस टाइम तक मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाती है, तो उनके अंदर भी मंथली ब्लीडिंग हो रही है और उसमें भी आपका आयरन लूज हो रही है ना। तो इन दोनों की वजह से ये बच्चों ये ग्रुप दोनों बहुत ही वल्नरेबल है आयरन डेफिशिएंसी के लिए। आयरन डेफिशिएंसी का बच्चों में सिम्टम्स क्या है कि इनके अंदर खून की कमी कभी कभी हमें दिख जाती है, कभी कभी पेरेंट्स को दिख जाती है। बहुत सारे पेरेंट्स सोच रहे हैं कि ये नॉर्मल है या बच्चा बच्चे को अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है करके, जैसे 3 ग्राम 4 ग्राम में भी मैंने ऐसे देखा हुए बच्चे, पेरेंट्स जिनको कभी लगा नहीं कि बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम हो। बच्चे चिड़चिड़ा हो जाते हैं, जैसे अभी डॉक्टर दीपक बोल रहे थे कि चिड़चिड़ापन, गुस्सा, कोई गुस्से के वजह से भी ये एक चिड़चिड़ा सकती है। खाने में शौक कम रहना, एक ही तरीके की खाना प्रेफर करना, ये भी बहुत कॉमनली देखा जाता है। बाहर जाके खेलने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, हमेशा एक जगह बैठे रहना, या तो आजकल मोबाइल है, ऐसे टैबलेट, ऐसे डिवाइसेस के साथ बैठे रहना, ये भी कॉमनली देखा जाता है। पाइका एक चीज है कि जो खाने की चीज नहीं है उस पे शौक रखना है ना। काफी बच्चे पेंसिल चबाते हैं, तो काफी जब बच्चे पेंट उठा निकाल के पेंट का पील निकाल के खाते हैं, काफी बच्चे मिट्टी डालते हैं मुंह के अंदर, कुछ बच्चे आइस खाते हैं। तो ये सारे इनएडिबल चीजें हैं जो कभी नॉर्मली नॉर्मली न्यूट्रिशियस नहीं है, तो वो न्यूट्रिशियस चीजें, नॉन न्यूट्रिशियस चीजें खाने के लिए भी इंटरेस्ट दिखाते हैं ऐसे बच्चे। और कुछ बच्चे सांस रोक देते हैं, कुछ बच्चे रोक के सांस पकड़ते हैं, तो ये आपने बहुत कॉमनली देखने वाले सिम्टम्स में है ये बच्चों में। तो वो भी रोक के सांस पकड़ना, वो भी कॉमन कंप्लेंट है बच्चों में जिनके अंदर एनीमिया है। और स्कूल में जाना, पढ़ाई लिखाई में कम इंटरेस्ट, कम खेलने में इंटरेस्ट कम, ये कॉमनली देखा जाता है। और इन वजह से इनका पढ़ने लिखने की क्षमता और आगे जाके इनको एग्जाम वगैरह में परफॉर्मेंस भी कम हो जाती है। काउस मिल्क एक हद तक ठीक है, उससे ज्यादा हम देंगे तो क्या होता है, बच्चे अच्छे से वजन बढ़ेंगे क्योंकि उनके अंदर प्रोटीन जा रही है, फैट जा रही है, तो बच्चे अच्छे से क्यूट से लगेंगे, बच्चे, मदर भी हैप्पी, बच्चे भी हैप्पी, वेट गेन हो रही है, सारे लोग खुश है। पर उससे शरीर में क्या प्रॉब्लम्स हो रही है कि शरीर में आयरन बहुत कम पहुंचते हैं, क्योंकि काउस मिल्क के अंदर आयरन जो है उसकी एब्जॉर्प्शन कम होती है। मदर्स मिल्क में हमेशा आयरन की जो एब्जॉर्प्शन है मच मच बेटर है। तो इसलिए हम हमेशा इसलिए काउस मिल्क डिस्करेज करते हैं छोटे बेबीज में, ताकि मदर्स मिल्क मिले, मम्मी का दूध पिलाए, ताकि उससे आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा रहे। बाकी मैंने जैसे बोला, जैसे जो बच्चे बहुत ज्यादा काउस मिल्क पीते हैं उनके अंदर सैटाइटी जल्दी आ जाती है, खाने पीने का और कुछ खाने का इंटरेस्ट नहीं रहती है। और क्योंकि ये बच्चे वैसे अच्छे दिखते हैं, वजन ठीक रहती है, तो इसलिए कभी डॉक्टर के पास पहुंचते भी नहीं। तो इसलिए इन कारण की वजह से 200-300 ml से ऊपर कभी भी डेली दूध नहीं देना है। दूध मैक्सिमम 300 ml रखिए, उससे ऊपर नहीं देना। उससे ऊपर नॉर्मल खाना खिलाने के लिए उनको बोलेगा। जब हम ओपीडी में देखेंगे बच्चे ऐसे रहते हैं, फंसी रहते, बच्चे इरिटेबल रहते हैं, आप देखेंगे, हम पैलर देख सकते हैं, आंख में देख सकते हैं, हाथ में देख सकते हैं, और मुंह खोल के भी देख सकते हैं, और ये सारी जगह पे आपको पैलर दिख जाएगी। इसके अलावा इनके ओवरऑल काम करने की क्षमता, ये सब भी कम रहेंगे। अब ये एक सवाल ये है कि आपको टेस्ट करने की जरूरत है कि आप वैसे ही दवाई दे सकते हो। मैं जनरली हीमोग्लोबिन टेस्ट तो एडवाइस करती हूँ। ज्यादातर बच्चे जो मेरे पास आते हैं वो ऑलरेडी ये सारे टेस्ट होके ही आते होंगे, वो टेस्ट कहीं ना कहीं कराया होगा और किसी ने रिपोर्ट देखने के बाद ही भेजा होगा। पर अगर कोई टेस्ट नहीं हुआ, ऐसे किसी को मिल रहे हो जिनको हमें पैलर लग रही है, तो मिनिमम एक सीबीसी की जांच जरूरी है, क्योंकि हमें देखना है कि खाली हीमोग्लोबिन कम है या फिर और भी चीजें कम हो, जैसे प्लेटलेट कम है और भी कारण। तो वो बोन मैरो काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो कभी कभी प्लेटलेट भी कम हो जाती है, डब्ल्यूबीसी काउंट भी कम हो जाती है, वो देखना जरूरी है। और मिनिमम से मिनिमम हमें हीमोग्लोबिन की जरूरत है। और जनरली
कोई भी कंप्लेन नहीं है कोई बच्चे को, तो भी साल में एक बार हीमोग्लोबिन टेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है। तो कभी भी कोई और टेस्ट के लिए ब्लड टेस्ट लिया जा रहा है या कुछ हॉस्पिटल में जा रहे हो, तो एक हीमोग्लोबिन टेस्ट हम बहुत ही छोटा टेस्ट है कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे टेस्ट है आयरन डेफिशिएंसी डायग्नोस करने के लिए, बट क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं बहुत कम यूज करती हूँ इनमें से कोई भी। ये तभी यूज करते हैं कोई कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट है जिनमें रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ये सब देखने के लिए कभी कभार करती हूँ। हीमोग्लोबिन के अलावा जो मैंने आपको बोला था, वो जो सीबीसी रिपोर्ट में ही एमसीवी ऐसे चीजें आ जाती है जिससे हमें क्लू मिल जाती है कि आगे इलाज इनको कैसे करना है। फेरिटिन एक जांच है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी रेकमेंड करते हैं कराने के लिए। तो फेरिटिन नॉर्मली शरीर में 15 से 300 रहनी चाहिए, और 12 से नीचे हो तो उसको आयरन डेफिशिएंसी माना जाता है। फेरिटिन बॉडी का आयरन स्टोर्स है, तो वो देखने के लिए कर सकते हैं अगर करना चाहते हो तो, पर ऐसे जरूरी नहीं है कि सब बच्चों में फेरिटिन करने के बाद ही डायग्नोस करना है। हीमोग्लोबिन और एमसीवी और हिस्ट्री, अगर कंपैटिबल हिस्ट्री है तो वो काफी है। बाकी आयरन और फेरिटिन जब भी हम इवेलुएट करते हैं उसमें काफी सी चीजें अबनॉर्मल भी हो सकते हैं। अगर कोई शरीर में और कोई बीमारी चल रही है तो कभी कभी फेरिटिन बहुत हाई आ सकती है। तो ये कारण की वजह से अगर टेस्ट करा रहे हो तो हमें उसको इंटरप्रेट करना भी पता होना चाहिए। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एक ऐसे इन्वेस्टिगेशन है जो कॉमनली मिल सकती है। तो उसके अंदर हम देख सकते हैं कि रेड ब्लड सेल्स, जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल है, उससे ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में सेल्स बहुत ही छोटे हो जाते हैं। तो नॉर्मल सेल लगभग इसी साइज का होना चाहिए। ये वाइट सेल है, पर इसी सेल का रफली साइज होना चाहिए, पर उससे छोटा हो गया तो ये माइक्रोसाइटोसिस बोलते हैं। और कभी कभी इलॉन्गेटेड सेल्स, पेंसिल शेप सेल्स मिलते हैं, जैसे लंबा सेल है ये, तो ये ऐसे सेल्स भी हमें मिलती है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में। तो ये पेरिफेरल ब्लड स्मीयर रिपोर्ट में आराम से मिल जाएंगे। और जैसे मैंने पहले बोला, ये मान लो एक नॉर्मल इंसान है, जब शरीर में आयरन की कमी होना शुरू हो जाती है तो स्टोरेज आयरन कम होने लग जाती है, आगे आगे जाके स्टोरेज आयरन और ट्रांसपोर्ट आयरन कम होने लग जाती है, और फाइनली जाके तो इस टाइम तक क्या होता है, हीमोग्लोबिन अभी भी नॉर्मल ही है, पर फाइनल स्टेज में जब हीमोग्लोबिन भी, जो फंक्शनल आयरन भी कम हो जाती है, तब जाके हीमोग्लोबिन घटती है। तो इसीलिए जब हम मेजर करके बोलते हैं कि कम्युनिटी में 60% लोगों को हीमोग्लोबिन कम है, तो उसका ये मतलब है कि 60% लोग इस स्टेज में है। बाकी बहुत सारे लोग होंगे जो जिनके अंदर स्टोरेज आयरन कम हो या ट्रांसपोर्ट आयरन कम हो। तो इसलिए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत ही कॉमन एक सिचुएशन है, जो अगर इनको भी आप मिलाए जाए तो रफली 80-85% कम्युनिटी को आयरन डेफिशिएंसी होगी शरीर में। तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? डाइट से खाली आयरन मिलना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए आयरन डेफिशिएंसी का सप्लीमेंट्स, जनरली आयरन की सप्लीमेंट्स दे देते हैं, स्पेशली ऐसे पीरियड्स में, है ना। एक तो छोटे बच्चों में, दूसरा प्रेगनेंसी के टाइम पे, और तीसरा मेंस्ट्रुएटिंग, जो एडोलेसेंट लड़के, जैसे प्यूबर्टी शुरू होती है, उनके मेंसेस शुरू हो जाती है, तो उनको भी आयरन देना बहुत जरूरी। तीन कैटेगरी को लोगों को हमेशा मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, और डाइट हमेशा बैलेंस होना जरूरी है। तो आयरन में क्या क्या है जो हम नॉर्मल प्रैक्टिस में कर सकते हैं? तो बेबीज को हम जनरली बोलते हैं कि मदर्स मिल्क मिलना चाहिए, 1.5 to 2 years तक मिलना चाहिए। और मदर्स मिल्क हमेशा आयरन के लिए, बहुत आयरन की नहीं, बहुत सारी चीजों के लिए मदर का दूध बेटर है, काउस मिल्क या कोई भी और एनिमल मिल्क से कंपेयर करेंगे तो, पर आयरन के लिए स्पेशली बेटर है। और आफ्टर 6 months, जैसे 6 महीने का हो गया बेबी, तो बाकी फीडिंग धीरे धीरे, जैसे फ्रूट शुरू किया या फिर दाल शुरू किया, ऐसे एक एक चीज शुरू करना, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करना जरूरी है। न्यूबॉर्न बेबीज में जनरली 4 हफ्ते के बाद आयरन शुरू करते हैं। हम आयरन शुरू करते हैं इस डोज में, रफली 3 मिलीग्राम पर केजी पर डे से हम आयरन शुरू करते हैं, और ये हम आगे चला के रखते हैं। तो आज के जमाने में एज पर पीडियाट्रिक प्रैक्टिस हम कोई भी टाइम पे आयरन बंद नहीं करे। जो प्रिवेंटिव डोज पे जो हम आयरन दे रहे हैं वो न्यूबॉर्न पीरियड से हम शुरू करा के, बाकी 6 months to 5 years में ये डोज में आयरन देते हैं। 5 years से बाद 45 mg डाइट वीकली। हाँ, और आयरन में एक चीज ऐसे भी है कि डेली आयरन लेना भी जरूरी नहीं, हफ्ते में 2 दिन लिया या हफ्ते में 1 भी दिन लिया तो भी ठीक है, ऑप्शन रहती है उसमें। तो वीकली आयरन आजकल प्रोग्राम भी चल रहे हैं गवर्नमेंट के, तो वीकली आयरन फॉलेट सप्लीमेंटेशन चल रही है, दिल्ली गवर्नमेंट में भी होती है। तो ऐसे वीक में स्कूल्स में दिया जाता है कि एक टैबलेट आप हफ्ते में 1 बार दीजिए, ताकि उससे आयरन के लेवल्स बने रहे। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, जहाँ पे
आपका ये अनीमिया मुक्त भारत के पॉलिसी के अंदर आ रही है। तो ये इस एज में हर एज में अलग, थोड़ा सा डोज अलग अलग है और टैबलेट की कलर भी अलग अलग है। पर जैसे छोटे बच्चों, बहुत छोटे बच्चों में, जैसे 6 महीने से 6 to 60 मंथ्स को जो एज ग्रुप है, इसमें सिरप दिया जाता है, उसमें 1 ml सिरप दिया जाता है ट्वाइस अ वीक। वेरएस 5 to 9 ईयर्स के एज में वीकली 1 टैबलेट दिया जाता है, जिसमें 45 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन है और पिंक कलर की टैबलेट है। और स्कूल ग्रोइंग एज, तो ये सारे आंगनवाड़ी से मिलती है, आशा वर्कर्स देते हैं और स्कूल्स में भी आजकल दिया जाता है। तो ये बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको मिल रही हो, बहुत सारे बच्चों को मिलती होगी पर उनको पता नहीं उसकी क्या जरूरत है, कभी कभी लेते नहीं हैं, तो उनको हमें समझाना है कि आपको लेना चाहिए। और तीसरा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो यहाँ पे पहुंचते नहीं है, ये हमारे पास सीधे आ रहे हैं, तो जिनके पास ये सब प्रोविजन गवर्नमेंट से मिली नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए हम भी ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि आप चला के रखिए। मैं कोई और डिजीज के लिए देखती हूँ, मान लो ITP के लिए देख रही हूँ, हीमोफीलिया के लिए देख रही हूँ, उनमें भी मैं इसलिए आयरन चला रही हूँ। मैं उस बीमारी से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा आयरन डेफिशिएंसी का, बट फिर भी उनको रेकमेंड करती हूँ कि आप आयरन दीजिए, क्योंकि आयरन ही एक चीज है जो हम दे सकते हैं और उससे खून बढ़ भी सकते हो, उससे ब्रेन में डायरेक्ट इफेक्ट आ सकते, तो व्हाई नॉट, है ना। हम देखते रखना, एज डॉक्टर्स वी आर रेस्पॉन्सिबल कि हमारे पेशेंट्स ठीक रहे आगे, तो इसलिए जरूरी है कि आयरन चले। डाइट में ये सारा चीज हम बहुत सारे पेरेंट्स को ये गलतफहमी है कि खाली अनार में आयरन है, तो ऐसे नहीं। बहुत पेरेंट्स पूछते हैं कि अनार खिलाऊं मैं बोलती हूँ अनार तो आपको खिलाना है खिलाओ, पर आप बाकी सारे चीज साथ में खिलाएंगे। तो जो कॉमनली मिलते हैं चीजें, जो ज्यादा महंगी नहीं है, सीजनल मिलती है, वो सबसे ज्यादा बेटर होगा। तो सारे हरी पत्तियां अच्छे होते हैं, तो जो पसंद है किसी भी फॉर्मेट में। अगर कोई बच्चा बहुत चिड़चिड़ा है, कुछ खाते नहीं है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप पालक पका लीजिएगा, उसको पीस के उसी से आप रोटी बनाइए, तो उसी से या पराठा बनाइए, ताकि इन चीजें अंदर जाए। जैसे आपका मेथी का पराठा हो गया, बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है वो, है ना। बीट रूट भी आप, जैसे चकुंदर है, चकुंदर भी बच्चे खाना नहीं पसंद करेंगे, या तो उसका आप कटलेट या ऐसे टिक्की जैसे बनाइए, नहीं है तो इसको भी पीस लीजिए, पीसने के बाद उसी से आप पूरी बनाइए, है ना, तो वो रेड रेड कलर की पूरी होगी, बच्चे शौक से खा लेंगे। तो कुछ भी चीज में हमें, ये हमारी जिम्मेदारी है कि खाने के अंदर चले जाए। बच्चे तो हम बोलेंगे नहीं खाना करके, है ना, तो कोई भी बच्चे छोड़ो, एडल्ट भी बोलेंगे हमें ये सब नहीं खाना करके, तो इसलिए हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारे चीज, इसकी जो पौष्टिकता बच्चे के अंदर चला जाए। तो ये सारे फ्रूट्स और ये सारे वेजिटेबल्स और ये सारे फ्रूट्स हम रेकमेंड करते हैं। बाकी दाल भी अच्छा सोर्स है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद की एक लीफलेट है, उसमें से मैंने लिया हुआ है। तो दाल हो गया, काला चना बहुत अच्छे होते हैं, तिल बहुत अच्छा है आयरन के लिए। बाकी सजन के पत्ते बहुत कम लोग खाते हैं, ये बहुत ही अच्छा पौष्टिक सोर्स है। ये आंवला बहुत अच्छा है, धनिया पत्ता बहुत, हर चीज में थोड़ा धनिया पत्ता डाल दीजिए, तो उसमें टेस्ट भी बढ़ेगी और उसमें खाने में आयरन भी मिलेंगे। और केला भी अच्छा सोर्स है आयरन के लिए, एप्पल भी अच्छा है। बहुत महंगे महंगे चीजें खरीदने की कोई भी जरूरत है, नॉर्मल जो खाने में हम यूज करते हैं वही चीजें काफी है। और ये सारे फ्रूट्स भी जो सीजनल मिलती है बहुत अच्छा है। नींबू बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड है, और सिट्रिक एसिड नींबू या और संतरा, इन सब के अंदर जो सिट्रिक फ्रूट्स होती है, तो वो उसको अगर आप खाने के साथ, खाने में मिलाए, जैसे अगर खाने के टाइम पे आप थोड़ा टमाटर में नींबू डाल के साथ में खाएंगे, तो उसमें आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। और आप खाने के टाइम पे, बहुत सारे लोग चाय या कॉफी खाने के साथ लेते हैं, वो बहुत गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि चाय कॉफी के अंदर जो टैनिन्स होती है वो एब्जॉर्ब नहीं करते आयरन को। तो उसकी जगह आप, जैसे हमने देखा होगा वेस्टर्न वर्ल्ड में ना, लोग थोड़ा सा जूस लेते हैं उसके साथ, तो ऑरेंज जूस वगैरह साथ में लेंगे तो अच्छा है। हमारे प्रैक्टिस में वो नहीं है, पर हम आराम से नींबू ले सकते हैं। नींबू खाने में ऐसे सब्जी में डालिए, या नींबू का थोड़ा सा आधा ग्लास नींबू पानी पिए, बहुत अच्छा है खून बढ़ाने के लिए। और ये सारे फ्रूट्स ही ले सकते हैं, और वो सारे ही अच्छे हैं, मतलब ऐसे कोई नहीं कि अनार ही देना, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। ड्राई फ्रूट्स अच्छे सोर्स है, ले सकते हैं हम। ड्राई फ्रूट्स में B12 भी रहती है, तो वो भी अच्छा सोर्स है। और शक्कर की जगह, मतलब चीनी की जगह आप गुड़ यूज करिए, क्योंकि गुड़ जहाँ बनती है आयरन के पत्ती इसमें बनती है, और उसके अंदर अच्छा आयरन का सोर्स रहते हैं। तो मैं सारे पेशेंट्स को यही बोलती हूँ कि आप चीनी घर में
छोड़ दो, क्योंकि चीनी बहुत ही रिफाइंड चीज है। वैसे भी चीनी में वो दवाई डाल के उसको व्हाइट कलर कराने के लिए काफी उसका केमिकल प्रोसेसिंग होती है। तो चीनी अबॉलिश करिएगा, गुड़ यूज करना शुरू करिए, उससे आयरन भी बढ़ेंगे और ओवरऑल वो सेहत के लिए अच्छा है। मैदा के अंदर कुछ भी नहीं है, वो हम सब जानते हैं। तो जितना हो सके ऐसे फ्राइड आइटम्स जो बाहर से खरीदते हैं वो कम करें, और अगर हम यूज भी कर रहे हैं तो वो होल व्हीट का यूज करें जाके मैदा की जगह। जो चावल है जो पॉलिश नहीं है, बासमती चावल का भी एक अनपॉलिश ब्राउन वाला वेराइटी आती है, उसके अंदर ज्यादा न्यूट्रिशन है, भले व्हाइट राइस से बेटर है। और खाना हमें हमेशा नॉन स्टिक की जगह लोहे की कढ़ाई में बनाइए। ये सब हम रेगुलरली यूज कर सकते हैं, हम घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम जिनको जानते हैं, जरूरी नहीं कि किसी को एनीमिया होने के बाद ये सब करना है, हम बता के इनको शुरू कर सकते हैं। तो लोहे की कढ़ाई में हम खाना बनाएंगे, जैसे अभी आप इसमें सब्जी बनाएंगे, थोड़ा सा कलर डिफरेंट लगेंगे आपको, तो वो अच्छी चीज है। तो कलर डिफरेंट अच्छा मान के करिएगा, तो उसके अंदर वो आयरन आ रही है, खाने के लोहे के अंदर से आ रही है। और आप रोटी भी इसमें बनाएंगे वो बेटर है, नॉन स्टिक से हमेशा बेटर है। और चाय कॉफी बच्चों में बिल्कुल देना भी नहीं है, एडल्ट में भी जब हम लेते हैं खाने के साथ उसको मिलाइएगा मत, थोड़ा ब्रेक लेके आप चाय कॉफी पी सकते हैं। तो ये सारे हम जनरली सबको एडवाइस कर सकते हैं, बच्चों को भी एडवाइस कर सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज को भी स्पेशली एडवाइस कर सकते हैं कि ये सारा अगर हम खाने में देंगे। और स्प्राउटेड पल्सेस जैसे दाल दिखाया, तो अगर वो स्प्राउट होने के बाद अगर खाएंगे तो उससे भी न्यूट्रिशन बढ़ जाती है। हम जनरली आयरन देते हैं तो हम 3 मिलीग्राम पर केजी से देते हैं, तो एक 5 ml की जो नॉर्मल गवर्नमेंट सप्लाई में भी जो आती है, और ज्यादातर जो आयरन के कंपनीज बनाते हैं उसमें 5 ml में 30 मिलीग्राम आयरन का प्रिपरेशन आते हैं आजकल। तो वो उसको देख के हम उस हिसाब से डोज कैलकुलेट, तो जैसे 10 किलो का बच्चा है तो हम जनरली 30 मिलीग्राम डेली, दैट इज 5 ml डेली हम देते हैं। तो ये आप दिन में एक बार दे सकते हो। अगर बहुत चिड़चिड़ा है बच्चा, खाने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है दवाई पीने में, तो आप उसको डिवाइड करके 2 बार में ले सकते हैं, पर लेना जरूर हो। और ये 3 मिलीग्राम पर केजी वाले डोज में जनरली साइड इफेक्ट्स बहुत कम होती है, ज्यादातर बच्चे उसको टॉलरेट करते हैं। आइडियली जब पढ़ाते हैं हमें ये बोला जाता है कि खाली पेट लेंगे तो अच्छा रेस्पॉन्स है, पर खाली पेट हम आयरन लेंगे तो जनरली पेट में थोड़ा गुड़ आवाज आना, पेट में थोड़ा दर्द रहना, ये सब रहते, थोड़ा सा गैस्ट्राइटिस होती है। तो इसलिए खाने के बीच में भी आप लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा है पेरेंट्स, या फिर कुछ बड़े बच्चे हैं जिनको बिल्कुल पेट में दर्द वगैरह नहीं चाहिए, ऐसे कुछ है, तो हम उनको बोलते हैं आप रात को खाना खाने के बाद लीजिए और सो जाइए उसके बाद, ताकि वो रात आराम से निकल जाएंगे, कोई ऐसे कंप्लेंट नहीं निकलेंगे। जनरली जब एनीमिया होके जब हम ट्रीट कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन, जैसे वो बच्चा था 9 ग्राम वाला, तो उसमें हम 12 ग्राम होने तक हम यही डोज पे देंगे। उसके बाद हम 3 महीना और दे के बंद करेंगे, फिर बार बार टेस्ट नहीं करेंगे, 1-2 बार ही टेस्ट करेंगे, हमें पता चल जाएंगे 12 हो गया तो उसके बाद हम 3 मंथ्स दे के बंद करेंगे। पर बंद करने के टाइम पे आपको 100% श्योर होना चाहिए कि आपका खाना, घर में जो खाना बन रही है उससे आयरन एब्जॉर्प्शन अच्छा रहे, क्योंकि बंद करेंगे जनरली 6 मंथ्स टू 1 ईयर में बच्चे वापस आ जाते हैं फिर से एनीमिया लेके, क्योंकि वही खाना वापस चले गए, वही मिल्क पे वापस चले गए, या फिर वही ऐसे जंक फूड पे वापस जाते हैं पेशेंट्स, ताकि उनके अंदर आयरन एब्जॉर्प्शन कम हो गया। तो इसलिए अगर बंद नहीं करना हो तो आप वो छोटा डोज जो वीकली वाला आयरन है उस पे आप स्विच कर सकते हो, और उनको बोलो आप देते रहिएगा, वीकली दीजिए, ताकि आपको आयरन भी बने रहेंगे और ग्रोथ वगैरह भी ठीक रहेंगे। तो ये सारा प्रिपरेशन है जो आजकल मिल रही है। बहुत सारे प्रिपरेशन ऐसे है कि बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं है करके भी बताते हैं, पर जनरली उस सब की जरूरत नहीं है। जो चीप मिलते हैं हमें, जो गवर्नमेंट सप्लाई में मिल रही है, वो ही बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं, तो उससे कोई बहुत सॉल्ट बदलने की जरूरत जनरली हमें नहीं पड़ती है। मैंने देखा था होम्यो प्रिपरेशंस भी बहुत सारे आयरन के लिए, और मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो ऑलरेडी होम्योपैथिक मेडिसिन चल रही है आयरन के लिए। तो वॉट एवर प्रिपरेशन वी गिव, हमें बस ये देखना है कि हीमोग्लोबिन बढ़ रही है, और नहीं बढ़े तो क्या करना है, और बढ़ रही है तो 12 ग्राम होने के बाद 3 मंथ्स एटलीस्ट देने के बाद ही हम बंद करें, और हम ये इंश्योर करें कि घर का डाइटरी प्रैक्टिसेस नॉर्मल हो जाए, ताकि ये दोबारा आयरन डेफिशिएंसी में नहीं आए। तो ये अलग अलग प्रिपरेशन है। और पेशेंट्स को एनकरेज करने के लिए खाने पीने में, उनको दवाई लेने में कोई
ऐतराज नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम यही बोलते हैं कि आप खाने के साथ देना है दे दीजिए। अगर बहुत बच्चे 1 चम्मच पीते नहीं है तो आधा चम्मच से शुरू करिए, फिर धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। डिवाइड करके लीजिएगा। कुछ पेरेंट्स को ये रहता है कि दांत काला हो जाता है, तो आयरन प्रिपरेशन लेने से वो एक कंप्लेंट जरूर आती है। तो उसमें हम देते हैं कि आप ले लीजिएगा और उसके बाद एक बार मुंह साफ कराइएगा। तो मुंह साफ करने से वो जो स्टेनिंग होती है टीथ में वो होता नहीं है, और मुंह साफ करने से वो एक आयरन वाला टेस्ट आती है मुंह में, वो भी नहीं आएगा, और जनरली बच्चे टॉलरेट करते हैं। अगर हमने बच्चे को इलाज शुरू किया और अगर मैं मान लीजिए मैं 1 महीने के बाद टेस्ट कर रही हूँ और मुझे लगा कि मुझे रेस्पॉन्स जितना मिलना था वो नहीं मिला, तो ज्यादातर कारण क्या होती है, ज्यादातर कारण यही होती है कि डाइटरी फैक्टर्स कुछ कुछ है उसके अंदर जो पूरी तरह से ठीक नहीं है। जैसे मदर्स को हम कभी कभी हमें मिल्क पूरी ही बंद करानी पड़ती है, क्योंकि मिल्क देते जाएंगे और मिल्क के साथ आप आयरन पिलाओगे तो कोई फायदा नहीं होता। तो पेरेंट्स या तो अपने आप से डोज कम कर रहे, या फिर अपने आप से दवाई बंद कर रहे बीच में, या फिर दूध साथ में पिला रहे। तो यही वजह है जिससे आयरन एब्जॉर्प्शन कम हो रही है और जिस वजह से हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रही है। कभी कभार हमने जो प्रिपरेशन लिया, ऐसे बहुत बार एटलीस्ट 20% कंडीशन सिचुएशन में ऐसे होते हैं कि हम दवाई लिखते हैं, जैसे 5 ml डेली लिखते हैं, तो वो दुकानदार ने उनको 1 ml डेली बोल दिया ना। तो ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स होती हैं। तो क्योंकि ये मेडिसिन सही से लेना जरूरी है, मैं जनरली उनको बोलती हूँ कि अगले विजिट पे आप दवाई लेके आइएगा, मुझे दिखाइए कि आप कितना दे रहे हो। तो इससे वो भी हमारा रॉन्ग डोज या रॉन्ग प्रिपरेशन ये सारा भी ठीक हो जाएंगे। फिर इन सब से ठीक नहीं हो रहा है तो फिर हम आगे इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर ये सब नहीं है, बच्चे को सही से दवाई दिया जा रहा है, फिर भी शरीर में खून नहीं बन रही है, तो उसमें फिर हमें देखना होता है कि पेट में खाना पीना अब्जॉर्ब ठीक से हो रही है, मेडिसिन अब्जॉर्ब क्यों नहीं हो रहा है, तो उसके लिए देखते हैं। वर्म इन्फेस्टेशन है तो भी कम अब्जॉर्ब होते हैं, तो वर्म इन्फेस्टेशन के लिए डीवर्मिंग करते हैं, या फिर कोई ब्लड लॉस हो, बीटा थैलेसीमिया ट्रेट हो, ये सारों की इन्वेस्टिगेशन साथ में कराते हैं। तो इस बच्चे का जैसे बोला था 9 महीने में शुरू किया, धीरे 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 बढ़ के फाइनली इट टुक 24 मंथ्स हुआ। जनरली रेस्पॉन्स हमें आनी चाहिए थी 2 से 3 महीने के अंदर वो 12 ग्राम पहुंच जाना चाहिए था, पर इस बच्चे में बहुत टाइम लगा क्योंकि कॉम्प्लायंस इतना अच्छा नहीं था, और इनिशियली थोड़ा बहुत समझाना पड़ा बार बार, और उसके बाद वो बढ़ के फाइनली वो 12 होने के बाद हमने 3 मंथ्स और दिया, फिर उसको प्रोफिलैक्टिक डोज पे ले आए। तो ये होती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब एक और एनीमिया होती है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, जो B12 और फॉलिक एसिड की कमी की वजह से हो रही है। तो नॉर्मली हमारे पास खाने में जो B12 का सोर्सेस, ज्यादातर सोर्सेस नॉन वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन सोर्सेस क्या होती है, मिल्क होती है और नट्स होते हैं। तो ये अगर हम, तो एक तरफ आयरन डेफिशिएंसी, मिल्क ज्यादा लेने से आयरन की कमी होती है, पर मिल्क हमारे B12 की सोर्स है, तो B12 की सोर्स की वजह से हम बोलते हैं कि एटलीस्ट 300 ml आप दूध ले लीजिएगा ताकि आपको B12 उससे मिल जाएंगे। बहुत ही स्ट्रिक्ट शाकाहारी लोगों में पाया जाता है B12 डेफिशिएंसी, तो उनके लिए कभी कभी मिल्क भी कम पड़ जाती है। और कुछ लोग ऐसे भी है जो वीगन बोलते हैं, जो मिल्क भी नहीं लेते, उनमें पक्का B12 डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इसलिए हम फिर उनको B12 की टैबलेट साथ में लेने के लिए एनकरेज करते हैं। और फॉलिक एसिड एक और चीज है, ये दोनों ही आपका वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी है, तो इसीलिए तो ये दोनों जब कम होती है तो रेड सेल की प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाती है, इस वजह से हीमोग्लोबिन बनने में वो सब में डिले हो रही है। और फॉलिक एसिड शरीर में किस सेल्स में होते, किस इसमें होती है, ये सारे हरे पत्ते में, सब्जियां में होते हैं, फ्रूट्स में होती है, तो ये सारा लेना, और वो भी बिना पकाए हो। तो सैलड खाना बहुत जरूरी है ना, हरी सब्जियां खाना बहुत जरूरी है, फ्रूट्स खाना बहुत जरूरी है। अगर पकाएंगे तो वो फॉलिक एसिड इवेपोरेट हो जाते, ये डिस्ट्रॉय हो जाते, जिस वजह से फिर उसका फायदा नहीं मिलेंगे। तो इसलिए या तो डेली या तो 2 फ्रूट खाएंगे या फिर आप सैलड खाएंगे, ताकि ये फॉलिक एसिड हमें इस सोर्सेस से मिल जाए। तो बच्चों में जो B12 और फॉलिक एसिड वाले डेफिशिएंसी में कुछ अलग ही सिम्टम्स, एनीमिया तो होता ही है, इसमें भी काफी ब्रेन रिलेटेड कंप्लेंट्स होती हैं, क्योंकि उनका डेवलपमेंट ठीक नहीं हो रहे हैं। कुछ बच्चे डेवलप होते हैं फिर चीजें भूल जाते हैं, तो ऐसी चीजें पाया जाता है। और एक अनयूजुअल कंप्लेंट है कि अगर हम हाथ देखेंगे तो ये जो नकल्स है, यहाँ पे इसके कलर देख लीजिए, ये कलर बहुत ही हाइपर पिगमेंटेड है। तो हाइपर पिगमेंटेड नकल्स कॉमनली देखते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में। तो इसके अलावा बहुत डेंजरस साइड इफेक्ट्स भी होते हैं इसके,
लाइक थ्रोम्बोसिस, खून अंदर क्लॉट होने का चांस है। तो ये एक बेबी है जो ये पैर को हिलाना बंद कर दिया था, तो पैरालिसिस लेके आए थे और जस्ट ब्लड टेस्ट में पता चला कि ये B12 डेफिशिएंसी है और B12 देने से ये रिवर्स हो गया। और ये टाइम पे आया इसलिए ये हुआ, अगर पैरालिसिस लंबा रहता तो हो सके वो दवाई देने के बावजूद भी रिवर्स नहीं होता। तो ऐसे डेंजरस साइड इफेक्ट्स भी कभी कभी होती हैं, और ये भी छोटे बेबीज में भी होती है और एडोलेसेंट्स में भी होती है। सेम कंप्लेंट्स है, जैसे आयरन डेफिशिएंसी में बोला, वही सेम 2 एज ग्रुप है जहाँ पे हमें ध्यान देना है। और इसमें भी मैं जनरली हीमोग्लोबिन देखती हूँ, एमसीवी देखती हूँ, ज्यादा से ज्यादा एक पेरिफेरल ब्लड स्मीयर देखती हूँ B12 डेफिशिएंसी के लिए। बहुत ज्यादा और इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल है, बट जनरली इसकी इतना जरूरत नहीं है। पर कुछ डिजीजेस है जैसे खून की लुकीमिया, बोन मैरो फेलियर, ऐसे कंडीशंस भी है जो B12 डेफिशिएंसी की तरह प्रेजेंट करते हैं। तो अगर ऐसे क्लिनिकल कोई डाउट है तो जरूर बोन मैरो करते हैं, बट अदरवाइज ज्यादातर पेशेंट्स में 90% पेशेंट्स में खाली हीमोग्लोबिन, एमसीवी और पेरिफेरल स्मीयर से ही पता चलती है और उसी से मैनेज करती है। और B12 का डोज जनरली बड़े लोगों में 1 मिलीग्राम डेली है, और बच्चों में हम जनरली 500 माइक्रोग्राम, या फिर छोटे बच्चों में इवन 100 माइक्रोग्राम डोज में भी चलती है। तो ये टैबलेट स्ट्रेंथ में आती है हमारे लिए, और सिरप स्ट्रेंथ में भी, सिरप टैबलेट में आती है, सिरप में आती है, इंजेक्टेबल फॉर्म में भी मिलती है। तो जनरली शुरू करती है। और अच्छी चीज ये है कि 1 to 2 months इज इनफ, 4 to 8 weeks ऑफ ट्रीटमेंट इनफ है, उससे ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर छोटे बेबीज में, जैसे ये बेबी में हुआ था, अगर ऐसे हो रही है तो उसमें जनरली ब्रेस्ट फीडिंग एज ग्रुप होगा, तो ये ब्रेस्ट मिल्क में आती है B12, तो इसलिए मदर को भी हम मेडिसिन साथ में देते हैं ताकि मदर ब्रेस्ट फीड करेंगे तो फीड में भी आ जाएंगे। तो ये रफली एक नटशेल में हो गया B12 एंड फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी आल्सो। तो जनरली ये 3 कारण होते हैं, न्यूट्रिशनल एनीमिया, B12 डेफिशिएंसी और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। बहुत, बट ये 3 चीजें इतने जुड़े हुए हैं, 40% पेशेंट्स में तीनों होंगे, मतलब ऐसे अराउंड मैंने बोला 60-70% में आयरन डेफिशिएंसी है, अराउंड 30 to 40% पेशेंट्स में साथ में B12 डेफिशिएंसी और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी भी पाया जाता है। तो इसलिए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हमारे लिए एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत एफर्ट्स चल रही है इसको रोकने के लिए, बट आई थिंक सब लोगों को मेहनत लगानी है, और हम सबको, हमारे नॉट जस्ट टू आवर पेशेंट्स, हम सबको, हमारे जितने लोगों को हम जानते हैं उन सबको ये डाइटरी प्रैक्टिसेस और खाने में क्या देना है नहीं देना, ये एडवाइस देना बहुत जरूरी है। और ये अगर ये लाइफस्टाइल हम फॉलो करेंगे तभी वो अगले जनरेशन में जाके इससे हम प्रोटेक्टेड हो सकते हैं। तो इतना ही है मुझे बताने के लिए, एंड अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आई विल बी हैप्पी टू टेक। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने छोटे से टाइम में इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया और बहुत अच्छी सी चीज़ बताई। एक जो सबसे अच्छी बात लगी वो आपने ये बताई कि आप जो एक साइकिल है मदर से बेबी के लिए जब वो प्रेगनेंसी में थी, तो ये जो साइकिल है ये हमें कहीं ना कहीं इंडिया में ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। हम लोग इतने सालों से अनीमिया से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी हमारी जो जीत है वो हम लोग उस तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। 2016 में हम लोगों ने, मैं एक स्टडी करी थी अपनी क्लिनिक्स पे, तो हमने ये पाया कि कुछ हमने, क्योंकि मैं 2014 से ही CBC, विटामिन B12 और D3 इनकी इन्वेस्टिगेशन बहुत रेगुलर करा रहा हूँ सभी लोगों की। तो हमने एक स्टडी की जिसमें हमने कुछ लोगों को चुना जो बहुत अच्छा नॉनवेज खाते हैं, कुछ लोग जो बहुत अच्छे ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, सभी के ज़्यादातर विटामिन B12 जो हैं वो बहुत शट डाउन आए। ऐसे लोग जो बहुत अच्छा सा मीट खा रहे थे, अच्छी जगह से खरीद करके खा रहे थे, उनके विटामिन B12 भी शट डाउन आए। तो हमने सोचा कि, मैंने कहा ऐसा क्या हो रहा है कि हम न्यूट्रिशन लेने के बावजूद भी दिक्कतें आ रही हैं। तो आपने 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी बताई। वो ये थी कि नंबर 1 तो चाय कॉफ़ी जो हमारे इंडिया में खाने के साथ का जो एक चलन है ये सबसे बुरा है, और विटामिन C की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरा फैक्टर जो हमने स्टडी में पाया मैम, कि जो भी ऐसी न्यूट्रिशन वाली चीज़ें हैं, मान लो ग्रीन वेजिटेबल्स को ही हम ले लेते हैं, तो हम अपनी मेहनत से एक अच्छा सा ग्रीन वेजिटेबल परचेज कर सकते हैं। मान लो मैं कहूँ कि आपको मैं 100 रुपए kg के कोई फ्रूट ले आया या कोई सब्जी लेकर के आया, लेकिन एक्चुअली उस फ्रूट में या उस सब्जी में ही कुछ ना हो, तो हम क्या करेंगे? तो ये मेरी एक्चुअली रिक्वेस्ट रही है हमेशा जो हमारे किसान भाई हैं, कि वो कुछ ऐसी चीजें यूज ना करें जिससे हमारी जो खाने पीने की पौष्टिकता है वो खत्म ना हो। क्योंकि मैंने बहुत जगह ऐसा देखा है कि जो भी न्यूट्रिशनल के लिए हम चीजें खा रहे हैं
उसमें कुछ नहीं है तो फिर हम कैसे काम करेंगे। सो मैम बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर श्वेता सिंह, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। मैं एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ। आपने ये बताया ना मीट खाने वाले, तो हम लोग भी सोचते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन हैं, फिर भी हमें एनीमिक पाया जाता है। तो इसका वजह ये है कि अगर आप बाहर के दुनिया में जो डाइटरी प्रैक्टिसेस आप देखोगे, उनका रेड मीट का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। और रेड मीट भी वो ऐसे फॉर्म में लेते हैं जिसमें बहुत ज्यादा कुक नहीं करते हैं ना। तो अगर एक बाहर का जैसे एन अमेरिकन डाइट या एक कॉन्टिनेंटल डाइट आप देखेंगे, मीट होंगे और बहुत सारे पत्ते होंगे साथ में, मतलब बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वो साथ में भी खाते हैं। और उनका जो स्टार्च का कंटेंट है, जैसे ब्रेड खाते हैं, वो ब्रेड कम खाते हैं, पर मीट का प्रोटीन का कंटेंट उनका ज्यादा होते हैं। पर हमारे यहाँ पे उल्टा है, हम सबसे ज्यादा रोटी खाते हैं या सब चावल खाते हैं और उसके साथ हम थोड़ा थोड़ा करके सब्जी खाते हैं ना। वो प्रोपोर्शंस में ही हमारा एरर आ रही है। और दूसरा, यहाँ पे जितने भी लोग नॉनवेज खाते हैं, वो आई थिंक अराउंड 50-60% ऑफ देम विल बी ईटिंग चिकन। और चिकन के अंदर आयरन का सोर्स कम है, और रेड मीट खाने वाले लोग कम है। और रेड मीट भी आप खाओगे डेली, मॉर्निंग इवनिंग तो नहीं खाएंगे ना, बहुत कम लोग होंगे जो उतना फ्रीक्वेंसी में खा रहे हो। तो इन वजहों के, इन कारणों से ही न्यूट्रिशनल एनीमिया, इवन B12 डेफिशिएंसी हम नॉन वेजिटेरियन डाइट में भी देखते हैं कॉमनली। तो इसलिए इंडियन नॉन वेजिटेरियन डाइट एक्चुअल बाहर के नॉन वेजिटेरियन डाइट के तरह ही नहीं है, तो इट्स वेरी वेरी डिफरेंट है ना। और हम यहाँ पे जैसे लोग नॉन वेजिटेरियन को इतना कुक भी करते हैं, तो कुक कर करके खाते हैं, तो उससे भी काफी चीजें निकल जाती है उसमें। जी मैम, इससे हमारे सब्जियों में भी जैसे हम पालक पनीर वगैरह बनाते हैं, बहुत ज्यादा कुकिंग हो जाती है उसमें, फिर वो उसके अंदर जितना फोलेट है वो सब चला गया। तो उससे बेटर थोड़ा हम फ्रूट्स और हम पत्ते भी खाएंगे, थोड़ा सैलेड की तरह खाने का भी हम एक आदत डालेंगे तो वो बेटर रहेंगे। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल ठीक कहा। इससे पहले भी मैंने प्रीवियस वेबिनार्स में कई बार कह चुका हूँ कि हम लोग अपने सिर्फ टेस्ट के लिए खाते हैं, और हम लोग अपने पेट के लिए नहीं खाते हैं। जो वेस्टर्न कल्चर है वो अपने पेट के लिए खाते हैं, अपने शरीर के लिए खाते हैं। हम लोग सिर्फ टेस्ट को देखते हैं कि एक्चुअली में टेस्ट क्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। डॉक्टर श्वेता सिंह हमारे दिल्ली होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर श्वेता सिंह, अगर कोई क्वेश्चन है तो मैम के लिए प्लीज पूछिए। Yes, sir. Ma'am, there is one question from Dr. Vayan Bhatnagar. You talk about cow's milk. So he was asking, what's about the buffalo milk and other type of milk? So सारे एनिमल मिल्क बेसिकली, व्हेन आई से काउस मिल्क, कोई भी एनिमल मिल्क में खाएंगे लेंगे तो एनिमल मिल्क में जो आयरन की बायो अवेलेबिलिटी है बहुत कम है। तो लेते तो उसमें प्रोटीन और फैट का कंटेंट अच्छा है, दैट्स व्हाई सम पीपल प्रेफर बफलो मिल्क बिकॉज उसमें फैट अच्छा है। पर वो उसके इन सब में आयरन है जरूर, पर वो आयरन एब्जॉर्ब होने का चांस कम है बिकॉज उसका बायो अवेलेबिलिटी कम है। तो इसलिए कोई भी एनिमल मिल्क ले रहे हो तो उसका कंटेंट आप 300 ml से, वैसे भी 6 मंथ्स तक मदर्स मिल्क ही देना है, और 6 मंथ्स के बाद भी आप मदर्स मिल्क कंटिन्यू करेंगे 2 years तक, और 6 मंथ से कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करना है। तो ये जनरली हम पीडियाट्रिशियंस बोलते हैं। इसके साथ आप अगर बाहर का दूध ऐसे एनिमल मिल्क इंट्रोड्यूस भी कर रहे हो तो भी उसका कंटेंट 300 ml से कम रखिए, ताकि उससे ये होता है। और एक आई थिंक पूछते पूछते एक सवाल आया सीरियल्स के बारे में। तो सीरियल्स, अब बहुत सारे पेरेंट्स को मैं बोलती हूँ कि दूध कम करना, ठीक है दूध कम कर दिया, फिर भी आप फिर भी आयरन खून नहीं बढ़ रही है, तो फिर दोबारा बैठ के आराम से पूछेंगे तो आप दूध तो कम किया पर दूध में ही सूजी बना के दिया है ना, दूध तो वैसे पिलाना बंद कर दिया या कम कर दिया, पर सूजी उसी में बनाएंगे, और या फिर आप दलिया उसी में बनाएंगे या खीर बनाएंगे, सब दूध ही है ना। तो वो भी हमें देखना बहुत जरूरी है। हाँ, और इसमें होता क्या है कि मैम, जैसे ही हम लोग बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा कहते हैं कि आप दूध मत दीजिए या बहुत कम क्वांटिटी में, तो बड़े शॉक होते हैं हाँ, हाँ, कि दूध नहीं देंगे, क्या डॉक्टर क्या बोल रहे हैं करके लगता है उनको। वही जैसे सब लोग चाहते हैं कि बेबीज ऐसे बहुत ही हेल्दी लगे, है ना, तो वो हेल्दी लगने के चक्कर में ये हो रही है। जी। There's one question from Dr. Alam Bakshi. Is iron tablets safe? आयरन टैबलेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो थोड़ा बहुत गैस्ट्रिक इरिटेशन होती है। होम्योपैथिक रेमेडी मुझे नहीं पता, वो आपको मेरे से अच्छे से जानते हो। तो कोई भी प्रिपरेशन हो सॉल्ट अंदर होना चाहिए, मुझे तो इतना ही है।
और बहुत सारे पेशेंट्स मेरे भी आयरन होम्योपैथिक प्रिपरेशन देते हैं और इनका हीमोग्लोबिन ठीक है तो मैं फिर उसमें कुछ नहीं करती, मैं बोलती जो चल रही है आपकी कंटिन्यू रख लीजिए बोलती हूँ। बट टैबलेट में ऐसे कोई अनसेफ चीज नहीं है। टैबलेट जरूर आयरन का वो टेस्ट है, वो फेरस सॉल्ट का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा अजीब सा मेटालिक टेस्ट आता है, तो वो टॉलरेट करने में कुछ बच्चों को तकलीफ होती है, जिसके लिए मैं बोल रही थी कि मुंह साफ कराइए बीच में वो सब, ताकि वो टॉलरेट कर जाए। ऐसे कोई उससे कोई नुकसान नहीं है। जी, थोड़ा सा जो होम्योपैथी का पार्ट है मैं बता देता हूँ। देखिए, जब भी कभी हम डाइट पे बात करते हैं तो जैसे हम आयरन की बात कर रहे हैं, विटामिन D3 की बात कर रहे हैं, या B12 की बात कर रहे हैं, या फोलिक एसिड की बात कर रहे हैं, ये एक डाइट का हिस्सा है और ये किसी सिस्टम का नहीं है। आयरन आयरन है। बिल्कुल। तो ये एक्चुअली मेडिसिन नहीं है। मैम ने शुरुआत में ही एक चीज एक्सप्लेन करी कि एनीमिया इज नॉट ए डिजीज, ये सिर्फ सिम्टम है और हमें इसको डाइट से कंट्रोल करना है। तो आप आयरन कैसे भी देंगे चलेगा, उस पर स्टैम्प किसकी है इससे मतलब नहीं है। आयरन होना चाहिए, विटामिन D3 होना चाहिए, B12 होना चाहिए, विटामिन C होना चाहिए, तो इन पर स्टैम्प किसकी है इससे मतलब नहीं है। आपका सिर्फ ये सब डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं। डॉक्टर हैनीमैन ने भी डाइट्स के लिए अलग अलग चीजें बताई हैं। तो ऐसा सच मैं कहूँ कि होम्योपैथी का आयरन अलग है, एलोपैथी का आयरन अलग है, यूनानी का अलग है, आयुर्वेद का अलग है, ऐसा नहीं है। आयरन इज आयरन। तो ये मेरी तरफ से एड ऑन है। Thank you, sir. Ma'am, there's one more question for you. Dr. V. Padmaja, menopause women taking milk, is it good or bad? And milk should not be taken along with food, right? Is it right? So milk should not be taken with food is correct, that we just discussed ना। मिल्क और मिल्क खाने के साथ लेंगे तो मिल्क के अंदर जो कैसीन वो चीजें हैं वो आयरन को एब्जॉर्प्शन रोक लेते हैं। तो मिल्क अगर ले रहे हो तो अलग से ले लीजिएगा, अलग टाइम पे ले, एटलीस्ट 2 घंटे की गैप रख लीजिए खाने और मिल्क के अंदर। मेनोपॉज वुमेन कैन हैव टेक मिल्क, नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज कैल्शियम मिलना बहुत जरूरी है उनके लिए, तो वो ले सकते हैं। बट बहुत सारे बड़े लोगों में हम देखते हैं कि मिल्क एब्जॉर्ब करना कम हो जाती है बड़े उम्र में, तो कुछ लोग टॉलरेट नहीं करते आगे आगे जाके ना, जैसे 30-40 साल के बाद जब मिल्क लेते हैं तो वो उनको पेट में तकलीफ हो सकती। तो अगर ऐसे है तो मत लीजिए, उसकी जगह आप कैल्शियम और किसी तरीके से लीजिए, जैसे आप दही ले सकते हो, वही फायदा सब आपको मिलेंगे दही से, और दही अच्छे से टॉलरेट भी हो जाती है। लेना जरूरी है, पर कैल्शियम की वजह से वो लेना जरूरी है। One question from Dr. Ashok Madan. Horseflesh or dried meat is being advised in serious anemia. Your experience and comments. मेरा सारा एडवाइस मैंने अभी बताया आपको। मैं जनरली कोई ऐसे चीज, जैसे देखो आहार हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती है खाने में, तो जो भी खाने का उनको वो खाते हैं उसी को हम अडेप्ट करेंगे। हम कोई ऐसे नया चीज कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे जो उनको खाने से उनको तकलीफ हो, है ना, या फिर वो आगे कर नहीं पाएंगे। हमें चाहिए एक सस्टेनेबल सोल्यूशन, जो भी हम देंगे वो आगे पूरी लाइफ वो फॉलो करे, उनकी अगली पीढ़ी भी उसको फॉलो करे, है ना। तो इसलिए जो घर में मिल रही है, जो बना सकते हैं, और जो भी चीप मिल सकती है, ऐसे कोई महंगी चीज भी नहीं खरीदना, जो भी मिल सकती है आराम से मिल सकती है, राउंड द ईयर मिल सकती है, वही चीज पे हम फोकस करेंगे। This is all about the questions, ma'am, and thank you so much for answering all these questions with so much patience. Thank you. Thanks a lot. Over to you, sir. थैंक यू। डॉक्टर मनीष ने हैंड रेज किया था। आप डॉक्टर श्वेता, एक लास्ट क्वेश्चन आया सीरम फेरिटिन और हेयर फॉल के बारे में। तो एक अच्छा ये है, हेयर फॉल में भी ना जनरली जो बड़े बच्चों में, जैसे एडोलेसेंट जो टीनेज गर्ल्स है, उसमें हम आयरन जरूर देखना चाहिए, बिकॉज हेयर फॉल एक उनके कंप्लेंट रहती है। तो मैं जनरली उनको बोलती हूँ कि आप आयरन खाने में अगर कोई ऐसे कर हिचकिचाए, उनको लेने में दिक्कत है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, आप खाइए करके। तो जनरली सबको खाना, स्पेशली जो टीनेज लड़कियां हैं, वो खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। तो इसलिए आपका सवाल अच्छा है कि सीरम फेरिटिन कर भी, आयरन हीमोग्लोबिन भी कर सकते हो अगर किसी को हेयर फॉल हो रही है, और आयरन सप्लीमेंट जरूर करना चाहिए। थैंक यू मैम। डॉक्टर मनीष, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं मैम को थैंक यू कहूँगा कि उन्होंने इस तरीके से लेक्चर दिया, और बड़ा ही अच्छा लगा मैम। और मैम की मुझे सबसे अच्छी बात कही थी, जब मैं मिला था तो मैम ने एक बात ये कही थी कि आप लोग जो है कुछ जो है थोड़ा अवॉइड कर जाते हो,
तब मेरे को कुछ समझ में आया, मैंने कहा हाँ कुछ अवॉइड कर जाते हैं, क्योंकि हम डॉक्टर होने के बावजूद भी कुछ ओवर कॉन्फिडेंस या अवॉइड करने की वजह से हम अपने बच्चों पर काफ़ी ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से मैम की काफ़ी हेल्प मिली और काफ़ी अच्छा लेक्चर भी मिला आज, उसमें काफ़ी चीज़ें अच्छी मिली। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे पैटर्न सर डॉक्टर वीपी सिंह सर, आप प्लीज मैम के बारे में कुछ कहें। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर दीपक शर्मा आपको थैंक यू बोलूंगा, और उसके बाद में आज की हमारी स्पीकर डॉक्टर नीता राधाकृष्णन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज इन्होंने इतना बढ़िया लेक्चर एनीमिया पर दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमें हर पेशेंट को हर डोज के साथ में आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की एक सप्लीमेंट्री दे देना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा रहा डॉक्टर नीता जी, आपका लेक्चर बहुत ही बढ़िया रहा, और आज की हमारी प्रैक्टिस में आपने बहुत बढ़िया चार चांद लगाए हैं इस लेक्चर को सुना करके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीता जी। थैंक यू डॉक्टर सिंह। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे प्रेसिडेंट सर डॉक्टर युधिष्ठिर सिंह सर से, मैम का धन्यवाद करें प्लीज। आज के लेक्चर के लिए डॉक्टर नीता राधाकृष्णन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लेक्चर दिया, और उम्मीद करेंगे हमारे जो डॉक्टर भाई हैं सब अब उसका बहुत फायदा उठाएंगे। और साथ में डॉक्टर मनीष शर्मा का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, उन्होंने इतना बढ़िया स्पीकर हमें ला के दिया एनीमिया पे इतना अच्छा लेक्चर देने के लिए, और हमारे सारे एजुकेटिव्स का जो इसको ऑर्गेनाइज करने में बहुत मेहनत करते हैं, सारे मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर नीता मैम, आपके लिए हमारी पूरी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से एक सर्टिफिकेट है जो हम आपको अभी तो ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो हार्ड कॉपी है ये आप तक हम पहुंचाएंगे, या तो मैं या डॉक्टर मनीष दोनों में से इसकी हार्ड कॉपी फ्रेम करा करके हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी इस एसोसिएशन में एक एनीमिया के ऊपर जो इतना कॉमन टॉपिक है, शायद हम लोग अब तो बहुत छोटी सी क्लासों में भी एनीमिया के बारे में आने लगा है, और बस हम थोड़ी गलती कर जाते हैं। आज बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे पहला जो मेरे लिए पॉइंट था वो ये था कि हमें इस साइकिल को ब्रेक करना है, प्रेगनेंसी से बेबी और बेबी से फिर उसके बाद फीमेल फिर प्रेगनेंसी, तो इस साइकिल को हमें ब्रेक करना है। दूसरा, आज आपने एक और अच्छा पॉइंट बता दिया कि चाय और कॉफी जो है वो किसी भी फूड के साथ नहीं लेनी, नहीं तो आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो मेरी तरफ से तो आज से ये कट ऑफ है, अगर मैं कहीं किसी पार्टी में ले भी लेता था तो मेरी तरफ से तो आज से कट ऑफ, क्योंकि मुझे अपने आयरन को बचाना है थोड़े टाइम के लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर श्वेता। और मैम अगर आपकी इजाजत है तो एक क्वेश्चन और है डॉक्टर वी पद्मा जाराव की तरफ से, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। दीज डेज मेनी रिपोर्ट शोज नॉर्मल हीमोग्लोबिन बट आयरन एंड फेरेटिन लेवल्स आर लो, तो इसका एक सिग्निफिकेंस, मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा इसलिए आपको बीच में टोका। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर पद्मजा हम वो ही दिखा रहे थे ना, वो जो स्लाइड जिसमें स्टोरेज आयरन और ट्रांसपोर्ट आयरन कम है पर हीमोग्लोबिन अभी घटना शुरू नहीं हुआ, तो वो स्टेज है ऐसे पेशेंट्स का जिनका हीमोग्लोबिन अभी भी नॉर्मल दिख रहा है पर शरीर में एक्चुअली आयरन की कमी है, तो उनको भी हम 3 महीने आयरन देंगे थेरेप्यूटिक डोज में, और उसके बाद या तो डाइटरी प्रैक्टिसेस ठीक करें या फिर प्रिवेंटिव डोज में आयरन आगे चला के रखेंगे। तो वो ऐसे फुल ब्लोन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं हुआ पर अंदर आयरन डेफिशिएंसी इनमें जरूर है, ऐसे पेशेंट्स। थैंक यू मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वेबिनार के बीच में कुछ गड़बड़ हो गई थी, शायद ऐसा लगा कि कुछ स्पैमर्स थे जिन्होंने ज्वाइन किया और कुछ गड़बड़ की, तो उसके लिए मेरी तरफ से क्षमा। हालांकि ये हमारी इतनी गलती नहीं है, क्योंकि लिंक्स तो कोई भी किसी के पास भी पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी ऐसे कमेंट आए हैं तो प्लीज इस सबको इग्नोर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका स्पेशल धन्यवाद पूरी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से। और जैसे ही सब कोरोना का काल खत्म होता है तो हम जो CMEs करते हैं या सेमिनार्स करते हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक बार हमारे साथ आकर के हमें स्टेज पर भी साथ में रहें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली थैंक यू मेरी तरफ से डॉक्टर मनीष का और पूरी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन, और हमें सब ज्वाइन करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर वाई सिंह सर मीटिंग एंड करें। थैंक यू मैम, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर VP सिंह सर, थैंक यू।